बहुत ही एक आत्मनिरीक्षण का एक विषय है, क्योंकि जो घटनाक्रम जिसकी जानकारी आज बहुत से लोगों ने दी है, बहुत कम लोग हैं जो इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी है जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये सारी जो घटनाएं हैं भारत विभाजन की, वो सब सुनी है। और उसके बाद अगली तीसरी पीढ़ी ऐसी है जिसको आज भी बहुत चीजों का पता नहीं है, तो उनको सबको ये जानकारी मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन वास्तव में इसका एक महत्व है। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं देश की स्वाधीनता का दिन 15 अगस्त, उसकी पूर्व संध्या पर आप सबको देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाई बहनों, देश का विभाजन और अगले दिन आजादी का दिन, अगर इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो एक अवसर ऐसा है जो हमें आनंदित करता है, खुशी देता है कि जिस भी रूप में मिली, लेकिन हमको आजादी मिली। उस आजादी की, स्वतंत्रता की खुशियां लगातार हम पिछले 78 वर्ष से मना रहे हैं। वहीं दूसरा सत्य भी है कि 78 साल पहले जिस दिन आजादी मिलनी थी 15 अगस्त को, उससे एक रात पहले 14 अगस्त को ये देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के दो बाजू काट करके और धड़ से अलग कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो त्रासदी का समय था, उस समय देश का विभाजन हुआ, एक पीड़ा, देश को आजादी मिली, अधूरी आजादी मिली, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष, ये सब तो है। लेकिन लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़ करके और जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, इसकी ओर चल पड़े, और जो उनके साथ बीती, उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत ही मन को पीड़ा देता है। मुझे तो स्वयं उस समय जो घटनाएं हुई, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी वो सुनाती थी कि कैसे कैसे निहत्थे हम 3 कपड़ों में ही घर से निकले, कोई सामान साथ लेकर के नहीं चल नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मन में कई भाव जागृत हो रहे थे। एक बात कही जाती है कि वहां से जो लोग आए अपनी जान बचाने के लिए आए। मैं कहता हूं ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि उनको अपने देश भारत से प्यार था, इसलिए घर छोड़ करके वहां से चले। उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रह करके अपने जीवन यापन मन में विचार किया कि मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ना, इसलिए घर छोड़ा है। केवल जान बचानी होती तो धर्म परिवर्तन करके वहां रह जाते, जान बचती, कुछ नहीं जाता था, पैसा भी रहता, मकान भी रहता, धन दौलत भी रहती। लेकिन उन्होंने उस धन दौलत को, उस मकान को, उस व्यापार को, उस खेती को, सबको छोड़कर, ठोकर मारकर अपने जीवन में कोई संस्कार है देशभक्ति का, उस राष्ट्रभक्ति के संस्कार को लेकर धर्म के प्रति निष्ठा को रख करके और वहां से निकले और यहां पहुंचे। पहुंचते समय कितनी कठिनाइयां उनको आई, सर धड़ से अलग कर दिए गए, गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई, लाखों लोग शहीद हुए। अब उन शहीदों को याद करने के लिए कांग्रेस ने तो इसे भुला दिया था। मित्रों, उन्होंने कभी इस चैप्टर को याद नहीं किया कि लाखों लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की कीमत पर देश आजाद हुआ है और आज उनको हमको याद करना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। मैं आज 2 व्यक्तियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं।
कि पूर्व में तो जैसा बताया 2008 में स्वामी धर्मदेव जी और हंस जी महाराज, उन्होंने यानी जो पंचनद शहीद स्मारक समिति का गठन किया कि लाखों लोगों की शहादत को याद तो रखा जाए, को उनका स्मारक बनाया जाए। ये इसी क्षेत्र के अंदर वो हरियाणा में ही उस स्मारक के लिए उन्होंने तैयारी की, जमीन भी ले ली है। और बाद में 2014 में जब विषय आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई तो उनका उन शहीदों को याद रखने के लिए 14 अगस्त का दिन हमको याद करना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या पीड़ा थी, क्या देश था, क्या धर्म था। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को याद नहीं करेगी तो देश के प्रति प्यार क्या होता है, धर्म के प्रति अडिग निष्ठा क्या होती है, ये नई पीढ़ी को पता नहीं लगेगा। हमारे वीर बालकों ने, बाल हकीकत ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए अपना बलिदान दिया। उसके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने जो दिसंबर में बाल शहीदी दिवस इस नाम से जो घोषणा की और साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विवेचना दिवस, ये इसको भी स्मरण रखे और इस दिन को याद किया जाए, ये बात उन्होंने दी, जिसमें से आज का दिन ये लागू हो रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत सी पहचाने उस समाज को हम दे सकते हैं। समाज के प्रति तरह तरह की टिप्पणियां की गई और कुछ टिप्पणियां तो नकारात्मक टिप्पणियां जिसका कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता। छोटे होते हुए मैंने सुना था, जो समाज पश्चिमी पंजाब को छोड़ करके भारतवर्ष में आया उनको कहते थे कौन, पाकिस्तानी आ गया। अरे पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तान तो बना उसके बाद, उससे पहले ही जब ये घटनाक्रम था देश के विभाजन का, विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो है भारत में पहुंचेंगे, जो स्वतंत्र भारत में उसमें जाकर रहेंगे। पाकिस्तान के नागरिक तो एक दिन भी नहीं थे, लेकिन चिढ़ाने के लिए क्या, ये पाकिस्तानी आ गए। दूसरा शब्द प्रयोग करते थे कि रिफ्यूजी आ गए। ये ठीक है, जब कोई समाज छोड़ करके और अपने घर परिवार से, यानी घर को छोड़ करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाके बसता है, उसको कोई सहायता की आवश्यकता होती है। सरकारों ने सहायता की होगी, मैं नहीं मानता नहीं की होगी, लेकिन शरणार्थी वो होता है जो शरण में आकर के और हमेशा हाथ पसारे। इस समाज ने हाथ पसारने से मना कर दिया। मित्रों, एक चर्चा चलाई गई कि विस्थापित समाज, इसको आरक्षण दे दिया जाए। जो सुनी बातें हैं, जो आज जानकारी हमको मिल रही है, बहुत मीटिंग्स उसके ऊपर हुई, लेकिन उसके समर्थन में चंद लोग थे, उसके विरोध में सारा समाज खड़ा हुआ कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण नहीं लेंगे। तो आरक्षण की अगर इच्छा रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जो प्रेरणा से काम करने का एक जो पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ को समाप्त कर बैठेंगे। हमने अपने आप को पुरुषार्थी कहलाया, हम आरक्षण के साथ नहीं गए हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति वही होता है जो अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से, अपनी कुवत से अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकता है। और मैं इस बात की भी चेतना सबके मन में आनी चाहिए कि ये जो समाज वहां से विस्थापित होकर के आया, न केवल अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ, बल्कि यहां आकर के नई नई विधा से कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे अच्छा व्यापार किया जा सकता है, कैसे शिक्षा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस समाज की एक देन स्थानीय लोगों के लिए ये भी है उस समय की कि बहुत व्यापार में आगे बढ़े और बाकी समाज को साथ लेके बढ़े, साथ लेके बढ़े। तो मित्रों, पहचान के नाते हम भारतीय हैं। पाकिस्तान तो चिढ़ाने के लिए कहा गया होगा या ना समझ लोगों ने कह दिया होगा, वो शब्द बहुत जल्दी छूट गया। फिर इसके बाद आया कि रिफ्यूजी हैं। इसका भी आपत्ति बहुत जोरदार तरीके से, मुझे याद है कि किशन बेड्डा जी ने एक बार विधानसभा में विषय उठाया था कि हम विधानसभा में पारित करें कि रिफ्यूजी नहीं कहा जाए। मैंने स्वयं उस समय कहा कि इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय लोगों ने कहा होगा, लेकिन आज अब कोई भी नहीं कहा था। आज की स्थिति को समझना चाहिए, ये शब्द हमसे छूटा है। हम पुरुषार्थी हैं, हम अपने मेहनत करके, मेहनत करके काम करने वाले आगे हैं।
अब एक शब्द का और द्वंद्व जो जब 2014 में मुख्यमंत्री के नाते मुझे दायित्व मिला, उसका भी मैंने जगह जगह जाके व्याख्यान किया कि हम कौन हैं, हम पंजाबी हैं या हम हरियाणवी हैं। एक दुविधा का विषय, इसको मैं इतनी बड़ी सभा में इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश की नागरिकता जो है, देश की नागरिकता हम भारतीय हैं, प्रदेश की नागरिकता आज जो हरियाणा जो कभी इस पंजाब का ही हिस्सा होता था 1966 से पहले, 1966 से पहले हम जो कि पश्चिमी पंजाब से उधर आए थे, ये भी पंजाब का हिस्सा था। हम नागरिकता प्रदेश की भी पंजाबी थी और हमारा रहन सहन, भाषा, मूल, ये भी संस्कृति पंजाबी थी। लेकिन आज प्रदेश की नागरिकता के नाते हम हरियाणवी हैं। हम पहले हरियाणवी हैं मित्रों। पंजाबी हमारी संस्कृति है, पंजाबी हमारी भाषा है, पंजाबी के प्रति हमारा प्रेम हो सकता है, लेकिन आज भौगोलिक स्थिति से आज हम हरियाणवी हैं। इसलिए नारा मैंने दिया था उस समय कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। आज हमको इस हरियाणा से कोई अलग करके देखेगा तो ये भी दुविधा हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। आज हरियाणा के ऊपर उतना ही प्रेम, स्नेह और दायित्व हमारा है जितना किसी और का है। इस बात को 78 साल हो गए मित्रों। इस भूमि के ऊपर हम काम करते हैं, यहाँ शिक्षा लेते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ खेती करते हैं, यहाँ का अन्न जल खाते हैं, तो इस प्रदेश के नागरिक हम हरियाणवी हैं। तो अलग अलग पहचान को ध्यान में रखते हुए एकदम हमको स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना चाहिए कि हम ना तो जान बचाने के लिए वहां से आए, हम एक पराक्रम को देखते हुए, पुरुषार्थ को देखते हुए, हिंदू धर्म में हमारी निष्ठा, इसलिए हम यहाँ आए। और आज हम इस देश के सम्मानित नागरिक होकर के चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, देश का विभाजन, इसको याद हमेशा रखेंगे। इसमें एक बात उल्लेखनीय और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई कोई 1, 2, 10 दिन की नहीं थी, ये सैकड़ों साल चली है। क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने पहले मुगलों के साथ युद्ध शुरू किए, मुगलों से छुटकारा पाना था। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो अंग्रेज आकर के खड़े हो गए। सारे कार्यकाल को हम देखें तो लगभग 700-800 वर्ष का कार्यकाल है जब हमारा संघर्ष चलता रहा। उस समय कुछ लोगों का मत ये था कि देश का विभाजन स्वीकार न करो, चाहे आजादी 10 साल 20 साल और लेट हो जाए, ये कोई बात नहीं, देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत लोगों ने उस समय सुझाया था। लेकिन अब ये ठीक है, कांग्रेस नाम का संगठन उस समय आजादी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके आगे यानी लगा था। बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी और उस भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। केवल कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई ऐसा नहीं है। उसमें लोकमान्य तिलक का नाम लिया जा सकता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया जा सकता है, उसमें लाला लाजपत राय का नाम लिया जा सकता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले सकते हैं। कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर की है, शहादत बलिदानियां दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, ये देश के साथ धोखा उन्होंने उस समय किया। चाहिए तो ये था कि जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया, तो फिर हमको ये देश सबके हवाले करना चाहिए था। ये देश की आजादी का श्रेय सबको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता इतनी कि हमारा अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के नाम से हम सत्ता करेंगे। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, कांग्रेस को प्रभावित कर देना चाहिए। लेकिन उस समय के कुछ लोग, नहीं, सत्ता हमारी है, हम सत्ता को संभालेंगे। और सत्ता बिना चुनाव के 5 साल सत्ता की उन्होंने, और उस सत्ता के प्रभाव में भी लगातार आगे ये राजकाज करते रहे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, 1964 में उनका देहांत हुआ और उस समय लाल बहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री आए। लगता था कि लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र का नींव रखी जा चुकी है, प्रधानमंत्री बदल गए हैं। लेकिन आज तक उस रहस्य का पता नहीं लगा इस देश को कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में कैसे हुई, क्यों हुई, उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और मित्रों,
परिवारवाद उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है, ये परिवारवाद की नींव उस समय शुरू हो गई। और उस नींव को शुरू होते ही लोग चौकन्ने हो गए कि अब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और प्रमाण सहित बताया जा सकता है कि इंदिरा गांधी के काल में ही लोकतंत्र को खतरा कब पैदा हुआ, जब उन्होंने 1971 का चुनाव रिगिंग करके चुनाव जीता इंदिरा गांधी ने। जिस रिगिंग की बात आज की जा रही है उस पर भी मैं आता हूं, ये रिगिंग 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने की। और इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने निरस्त कर दिया, चुनाव अवैध कर दिया। चुनाव अवैध हो गया तो इंदिरा गांधी को रिजाइन करके साइड में होना चाहिए था, देश में नया चुनाव आ सकता था, या चाहते तो कांग्रेस में नया प्रधानमंत्री बना लेते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1975 में लोकतंत्र की हत्या करके क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। और ये इमरजेंसी लगाने का कारण केवल सत्ता लोलुप था कि मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। यहां से शुरू होता है लोकतंत्र की हत्या का खेल। और संविधान को किस प्रकार से तोड़ना मरोड़ना है, 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, यह संविधान में लिखा है। लेकिन 1975 की इमरजेंसी में लोकसभा से यह पास करा लिया कि ये इस बार चुनाव 5 साल बाद नहीं 6 साल बाद कराएंगे। जो 71 का चुनाव 76 में होना चाहिए था, ना करा के 1977 में कराया। लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई? मित्रों, बहुत ऐसे विषय हैं जब से कांग्रेस डिरेल हुई। और उसके बाद वही परिवार, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद कौन आगे आए, तो सोनिया गांधी आगे आए। विषय चल पड़ा, विदेशी महिला है। किसी ने सलाह दे दी कि आप बैकडोर से शासन चलाओ, पीछे से चलाओ, फ्रंट पर मत आओ। और मनमोहन सिंह के हाथ में बैकडोर दे दी, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में। यह भी परिवारवाद का एक नया स्वरूप। और उसके बाद नया खेल कि अब सोनिया गांधी आ नहीं सकती, मनमोहन सिंह के बाद कौन आए, राहुल गांधी आए। ये और कांग्रेस का दुर्भाग्य। अब इस समय देश की जनता समझ गई कि परिवार से बाहर जाने नहीं देना चाहते। और जब समझ गई तो देश की जनता ने लोकतंत्र का सही उपयोग करते हुए नया शासन लाए कि अभी कांग्रेस को नहीं आगे आने देंगे। कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई। और आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए खड़ी है कि आज सत्ता लोलुपता उनको दिखती नहीं है। मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश का प्रधानमंत्री बनना है। मनोहर लाल खेतों में काम करता था, छोटे किसान का एक बेटा, कभी जीवन में सोचा नहीं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारे नायब सिंह जी, इनके घर भी मैं जाता था, हमारे बड़े पुराने साथी, कभी उस समय सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और हरियाणा की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को खत्म करना होगा। आज भी कांग्रेस की जो बदहाली है, जो बुरी हालत है, और उसमें से जो गलतफहमियां उनके घर में हो गई हैं, उस गलतफहमी को जब तक नहीं दूर करेंगे कांग्रेस भी भला नहीं होगा, पार्टी के नाते तो भला होगा नहीं, देश सुरक्षित चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी भी होनी चाहिए। उनको गलतफहमी क्या हो गई, राजीव गांधी हवा में उड़ते हैं, जमीन पर पैर नहीं है। इस लोकतंत्र का नकारने का काम उन्होंने क्या नया खड़ा कर दिया कि चुनाव तो जीत नहीं सकते, और सामने विरोधियों पर, जो उनके विरोधी हैं यानी सत्ता पक्ष में आज हम हैं, तो आरोप क्या लगाया कि वोट की चोरी कर ली है। हमने कहा वोट की चोरी की है कि नहीं की है, जो वोटर लिस्ट है उसको कम से कम उसकी स्क्रूटिनी तो होनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन नागरिक इस देश के हैं, इस देश के, और कौन देश से बाहर के नागरिक हैं। स्क्रूटिनी शुरू की तो काम क्या शुरू किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि तुमने चोरी की है। हमारा कहना चोरी की है, आज स्क्रूटिनी होगी, वोट अगर उसमें से कुछ कम हो जाएंगे तो इसकी तकलीफ उनको क्यों है? उनको तकलीफ इसलिए है कि जो विदेश से आए हुए लोग या जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो जो वोटर बन गए हैं पिछले 20 साल में, वो वोट कटेंगे तो इसका नुकसान अल्टीमेटली कांग्रेस को होना है, इसलिए तकलीफ है। तो वोट चोरी उन्होंने की थी या वोट चोरी हमने की थी?
हम तो उस वोट को शुद्धता की ओर ला रहे हैं कि जो आज तक वो चोरी कर चुके, सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन आगे अगर उसको रोकेंगे तो ये जो गलतफहमी है कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। किसी बच्चे के अगर 99 नंबर आ जाए तो शेखी मारता है, मेरे 99 नंबर आ गए, 99 नंबर आ गए। और जब पिताजी पूछते हैं कि बेटा 99 कितने में से आए, तो कहता जी वो तो 542 में से आए हैं। 542 से 99 आके खुश होते हैं। तो उनकी खुशी का ये भी विषय खत्म हो जाएगा। आज सब प्रदेशों के अंदर ये जो SIR है, इसकी स्क्रूटनी है, इसकी ठीक से जांच हो रही है। ये जांच हर एक प्रदेश में होगी और पहली बार नहीं हो रही, ये 2003 और 4 में भी हुई थी, 2, 3, 4 में हुई। आज 20 साल के बाद फिर हो रही है 2025 में, और आने वाले 20 साल के बाद फिर भी होगी। ये चुनाव आयोग का काम है समय समय पर अपनी वोटर लिस्ट को शुद्ध करना। तो मित्रों, ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको लगता कि जिसके सहारे में आगे बढ़ना चाहते थे, विदेशियों के सहारे पर, जो इस देश के नागरिक नहीं है और किसी प्रकार से वोट बनवा लेते हैं, उनके सहारे से अब लाखों वोट उनके बाहर जाएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। ये खतरा उनको है। तो जैसे चोर मचाए शोर, ऐसा शोर वो मचा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि पिछले 20 दिन से 21 अगस्त से 21 अगस्त कब शुरू हुई थी? 21 अगस्त को पार्लियामेंट 21 जुलाई से शुरू हुई थी। तो 21 जुलाई से शुरू हुई और एक भी दिन उन्होंने ठीक ढंग से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। वो क्या समझते हैं? जनता समझती नहीं है क्या? जनता समझती है। जनता को पता है कि केवल शोर के लिए शोर, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस भूमिका लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज जनता उनको दुत्कारने लग गई है। मित्रों, कुछ उनके पल्ले लगने वाला नहीं है। विषय न हो तो ऐसे ही होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कितनी कहावतें दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार आज वो लोकतंत्र के चुनावी पद्धति से भागने के लिए ये सब प्रयत्न कर रहे हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ लगेगा नहीं। बात थोड़ा राजनीतिक मैं इसलिए लेके गया हूं कि इनकी वृत्ति ऐसी है। देश का आजादी से लेकर आज तक एक ही वृत्ति इनकी चली आ रही है। लेकिन अब गारंटी से कहा जा सकता है कि इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता है। विभाजन, तो नए विभाजन की बातें भी कई लोग करते हैं कभी कभी कि देश कहीं ऐसा ना हो, नॉर्थ ईस्ट बाहर ना हो जाए देश से। आज नॉर्थ ईस्ट भी जो इनके द्वारा बीज बोए गए थे विभाजन के, उनको दूर करके आज वो सब लोग भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा करते हैं। भारतवर्ष के साथ अपने आप को जोड़ लिया उन्होंने। जिस कश्मीर की हम बात करते थे कि 370 के कारण से वो कहीं टूट ना जाए, अलग ना हो जाए, 370 खत्म करके और कश्मीर का वो हिस्सा आज अभिन्न अंग बन गया भारतवर्ष का। और केवल वहीं तक नहीं, जो ऐसा प्रदेश 1947 में हमारे साथ रहना चाहिए, वो हिस्सा भी जिसको पीओके कहते हैं, पीओके भी अब आने वाले समय में पुनः भारतवर्ष के साथ मिलने वाला है। ये मैं आपकी गारंटी से आपको बता रहा हूं। देश मजबूत होकर आगे उभरेगा, लेकिन उभरेगा कैसे? तभी उभरेगा कि नई पीढ़ी को देश की ये जो पीड़ाएं हैं, देश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की सोच यहाँ के नेताओं की बनती है और जो देश को हमेशा ताक पर रख करके मैं, मेरा देश ऐसा मान कर देते हैं जैसे देशी मैं हूं, देशी मेरे परिवार का बन गया है, ये अब कभी पूरा नहीं होगा। आपको पता है, एक बार इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा था, वहां के बरुआ जी एक प्रेसिडेंट होते थे, उनका इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उनकी इमरजेंसी के दिनों की एक घोषणा है। कभी भी किसी नेता के साथ भारतवर्ष का बंध नहीं सकता है। भारत अपने आप में एक आइडेंटिटी है, इस देश के लोगों की आइडेंटिटी है, किसी नेता की बंधी हुई नहीं है। तो मित्रों, इस देश को बचा के रखना हम सब जनता का काम है। इसी प्रकार से इन चीजों को याद रखें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की धन्यवाद। माननीय मनोज जी, एक बड़ा शुभ संयोग है।